नॉर्मली क्वेश्चन होता है बचत किसे कहते हैं। तो बचत के बारे में हम ये जानते हैं कि आय का वह भाग जो व्यय करने के बाद बच जाता है, यानी कि जो हमारी इनकम है, इनकम में से जो कुछ भी हम खर्च कर देते हैं, तो इनकम में से खर्च को माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1,000 रुपये का इनकम है, हमने उसमें से 700 रुपये खर्च कर दिए, तो 300 रुपये जो बचा है ये हमारी बचत है। लेकिन एक्चुअली में जो उपभोक्ता की बचत वाला जो शब्द है, तो टर्म है, जो इससे अलग है। उपभोक्ता की बचत क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अपना डेफिनेशन दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर मार्शल का दृष्टिकोण। आखिर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का बचत क्या होता है, उन्होंने किस तरह से उपभोक्ता की बचत को क्लियरिफाई किया है, हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्चुअली में प्रोफेसर मार्शल का दृष्टिकोण था, उसको अगर सही तरीके से देखें कि उपभोक्ता का बचत, बचत का मतलब क्या होता है, सरप्लस। ठीक है। ये आय का भूभाग बचा हुआ भाग वाला नहीं होता है कि उपभोक्ता कब सरप्लस में होता है। फॉर एग्जांपल एक मैं समझाऊं यहाँ पर, ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके का है। मान लीजिए आप दुकान में गए, दुकान में आपने एक शर्ट देखा। ठीक है। और उस शर्ट को देख के आपको लगता है कि इस शर्ट की कीमत 1,000 रुपये तक होगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है। एक शर्ट की कीमत 1,000 रुपये तक की होगी तो मैं पे कर दूंगा। मतलब शर्ट देख के आपको इतना अच्छा लगा, और शर्ट की उपयोगिता मतलब जो यूटिलिटी है आपके लिए इतनी अच्छी हुई कि आप उसके लिए 1,000 रुपये देने के लिए तैयार है। लेकिन एक्चुअली में जब आपने उसका प्राइस टैग देखा, जो उसकी MRP थी वो थी ₹800। तो शर्ट की कीमत 1,000 आप देने को तैयार है, लेकिन शर्ट की एक्चुअल कीमत जो 800 रुपये है। तो जो कीमत आप देने को तैयार है उससे उसकी एक्चुअल कीमत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 200 रुपये का डिफरेंस है। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यही 200 रुपये उपभोक्ता की बचत होती है। ठीक है ना। थोड़ा सही तरीके से जानते हैं इसको। तो एग्जाम्पल है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, कि किसी वस्तु या सेवा को वंचित रहने का मतलब आप किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, ना करने के अलावा उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और जो मूल्य वास्तव में वो देता है, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत है। मतलब आपने इस शर्ट का उपयोग किया, आप इतना रुपए दे सकते थे और 800 रुपये वास्तव में दिया, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जब वास्तविक मूल्य आपके द्वारा अनुमानित मूल्य से कम होता है तो उसके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होता है, उपभोक्ता का बचत होता है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर उपभोक्ता ने बचत कर लिया। इसी को बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस, कि हमने आज इतना रुपए बचा लिया। यही बचत है एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे में फार्मूला क्या बनता है कि उपभोक्ता की बचत बराबर होता है कीमत जो देने के लिए हम तैयार हैं माइनस जो कीमत वास्तव में दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम उपभोक्ता का बचत के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये जो उपभोक्ता की बचत का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की जो कल्पना करने वाले थे सबसे पहले वो थे RJ ड्यूपिट, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। 1844 में उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल से एक वैज्ञानिक विश्लेषण जिसको कहते हैं विद एग्जाम्पल, एक सही तरीके से एक उसका एक पूरा क्लियरिफिकेशन जो है प्रोफेसर मार्शल ने अपनी बुक के प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी एक बुक का नाम है, इस बुक में उन्होंने 1890 में दिया था। और इस बुक में उन्होंने डिटेल से कहा था कि एक्चुअली में उपभोक्ता की बचत होता क्या है, इसकी कौन कौन सी मान्यता है और किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट का जो नाम था वो था उपभोक्ता का लगान। ठीक है। उपभोक्ता का लगान। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसका नाम कर दिया उपभोक्ता की बचत, और आज मॉडर्न युग में इसको क्रेता की बचत भी कहा जाता है। एक ही बात है, कंज्यूमर और यार, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कंज्यूमर में और बायर्स में क्या डिफरेंस है। ध्यान में रखिएगा बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंज्यूमर वो जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, कंज्यूमर वो जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, यानी कि रियल में जो यूज़ करता है, जबकि बायर वो जो केवल खरीदता है। जरूरी नहीं जो बायर हो वो यूज़ भी करे, खरीदने वाला है, हो सकता है यूज़ कोई और करे। तो कंज्यूमर यूज़ करने वाला और बायर मतलब खरीदने वाला। ठीक है। तो इसको इन तीन नामों से भी जाना जा सकता है। अब प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था, उनका दृष्टिकोण देख लेते, उन्हीं की लाइन सेम टू सेम उनका डेफिनेशन कि उपभोक्ता का बचत क्या है, कि वस्तु के
किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है, वंचित रहना मतलब किसी चीज़ का यूज़ करना, ठीक है ना, यूज़ नहीं करना है हमें, लेकिन वंचित रहने की अपेक्षा, ये नहीं कि आप यूज़ ना करें, लेकिन आप यूज़ करिए, जो भी कीमत आप देने को तैयार है, अगर उससे जो कीमत देता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी, दोबारा बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मंडी में गए सब्जी खरीदने और वहाँ पर आलू देख रहे हैं, आपने सोचा घर से तय करके गए आलू की कीमत अगर 20 रुपये किलो हो तो मैं इसका 5 किलो खरीदूंगा, यानी कि 100 रुपये तक मैं दे दूंगा। आप मंडी में गए, ठीक है, आप मंडी में गए, आपको 5 किलो आलू चाहिए और वहीं पर आलू की कीमत जो है 18 रुपये के हिसाब से आपको मिल गया, तो 18 रुपये के हिसाब से आपने पे कर दिया, तो कितना होगा, 18 पंजे 90, यानी कि आपके 10 रुपये क्या हो गया, बच गए। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपये देने के लिए लेके आए थे, आप 90 रुपये दे रहे हैं, तो आपकी बचत कितनी हुई, 10 रुपये। इसी बचत को उपभोक्ता की बचत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कौन सा टीवी सर एग्जाम में क्या लिखें? एक्चुअली में ये उपभोक्ता की बचत का जो दृष्टिकोण है, जो विचार है, वो सीमांत दृष्टिकोण ह्रास नियम पर आधारित है। मतलब जैसे लोग उपभोग करते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। जब उपयोगिता कम होती चली जाती है तो ऐसे में उपभोक्ता उसके ऊपर खर्च भी कम करने लगता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है उसे ज़्यादा देने में, जैसे जैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी उपभोक्ता पैसा कम खर्चना शुरू कर देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है उपभोक्ता की बचत भी लगा है कि जैसे जैसे लोग उपभोग करते चले जाएंगे उसकी उपयोगिता कम होती चली जाएगी, ऐसे में उपभोक्ता का बचत भी कम होता चला जाएगा। कैसे समझाते हैं, फिलहाल आप जो लिखेंगे ये पूरा स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, कि ये स्टेटमेंट आपका वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर पूछा जाता है तब लिख सकते हैं। बेसिकली उपभोक्ता का बचत का जो क्वेश्चन है ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, ठीक है, ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के इकोनॉमिक्स में ये पूछा जाता है। जैसे उपभोक्ता ज्यों ज्यों किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ क्रय करता है, अधिकाधिक मतलब ज़्यादातर खरीदता चला जाता है, प्रत्येक अगली इकाई का सीमांत दृष्टिकोण कम होता जाता है। नॉर्मली है, आप दुकान में चले जा रहे हैं, आप लगातार कोई एक ही चीज़ खरीद रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप डेली घर में दाल खा रहे हैं तो डेली डेली दाल कौन खाएगा? आप डेली घर में, आपके घर में जो है शाही पनीर बन रहा है तो डेली शाही पनीर खाना भी पॉसिबल नहीं है, एक दो दिन की बात तो सही है। तो ऐसे में जैसे लगातार वो उपयोग करता चला जाता है, सीमांत दृष्टिकोण यानी कि उपयोगिता घटती चली जाती है, किंतु वह वस्तु की इकाइयों की क्रय उसी सीमा तक करता है जहां पर उस वस्तु की सीमांत दृष्टिकोण उस वस्तु की कीमत के बराबर होता है। जब दृष्टिकोण यानी कि उपयोगिता और वस्तु की कीमत आपस में बराबर हो जाए, उसी बिंदु तक उपयोग करता है, उसके आगे वो कभी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं हो करता है। इस प्रकार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिसीमांत इकाइयों के उपभोग से जितना भी तुष्टिगुण प्राप्त करता है उसे कीमत के रूप में उससे कम तुष्टिगुण त्याग करना पड़ता है। मतलब जो भी पैसे किसी वस्तु को खरीदने के लिए वो यूज़ करेगा, व्यय करेगा, उससे मिलने वाला तुष्टिगुण उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार जो अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त होता है, यानी कि जो भी कीमत आपने खर्च किया, जो भी पैसा आपने खर्च किया, बदले में जो भी तुष्टिगुण आपको मिला, तो कीमत ज़्यादा होना चाहिए, तुष्टिगुण कम होना। जहाँ पर कीमत और तुष्टिगुण आपस में बराबर हो जाएगा, उस बिंदु पर वो क्रय करना बंद कर देगा। और इसी सिद्धांत को उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत होता है। एग्जाम्पल, जैसे बाजार में एक उपभोक्ता गया सेब खरीदने, और एक सेब की बाजार कीमत कितनी है, 10 रुपये, और मौसम के अकॉर्डिंग उसको सेब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेब खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तय करता है कि सेब चाहे जैसा भी, अगर मीठा हुआ मैं उसको 50 रुपये दे दूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन बाजार की कीमत कितनी है, 10 रुपये। वो पहले सेब के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल में कीमत है 10 रुपये, तो ऐसे में बचत कितनी है उपभोक्ता की, 40। फिर अगला सेब 40 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले सेब से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरे से कम, तीसरे से कम। ऐसे में उसको मिलने वाले तुष्टिगुण के अकॉर्डिंग उसका जो कीमत होता है वो भी कम होता चला जाएगा। तो दूसरे सेब के लिए उसकी जो बचत है 30 रुपये, क्योंकि बाजार कीमत तो परिवर्तित नहीं होगी, बट आपकी जो कीमत है, उपयोगिता जो है वो बदलती घटती चली जाएगी, क्योंकि लगातार उपभोग कर रहे हैं। फिर 20, फिर 15, 10 और ये होगी 0। एक टाइम ऐसा हो जाएगा जो आपकी कीमत यानी कि उपयोगिता और वस्तु की बाजार कीमत दोनों आपस में बराबर हो जाती है। इस स्थिति में उपभोक्ता की बचत 0 है, यानी कि इसके बाद उपभोक्ता वस्तु का किराया
नहीं करेगा। क्यों? उसके बाद क्रय करता है तो उसको घाटा होगा, क्योंकि उपयोगिता को मिलेगी नहीं, ऊपर से उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम जो है यहाँ पर शो करते हैं ग्राफ में, ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ में शो करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पहली इकाई से उसको 50 यूटिलिटी उपयोगिता मिलती है यहाँ पर, दूसरे से 40, तीसरे से 30, चौथे से 20 और पाँचवें से 10। और बाज़ार कीमत कितनी है? अब अगर बाज़ार कीमत को ध्यान रखिए, वस्तु की बाज़ार कीमत है 10, ये वाली, ठीक है, ये बाज़ार कीमत है। इस बाज़ार कीमत के जो कुछ भी ये डिफरेंस आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इन सबको हम बोलेंगे उपभोक्ता की बचत। ये सब उपभोक्ता की बचत है। यहाँ पर 40 बचा लिया, यहाँ पर 30 बचा लिया, यहाँ पर 20 बचा लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद वो यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप इस ग्राफ के थ्रू आराम से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? डाउट है तो मैं हूँ बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के भी लिए बोलिए सब्सक्राइब करके रखे। लगातार BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए पूरा कोर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। अब जो कुछ भी नियम बनाया जाता है उस नियम की कुछ मान्यताएं होती है, मतलब ये नियम किस बातों पर आधारित है, और ये ऐसे आधार होते हैं, ऐसी मान्यता होकर इसके परिवर्तन के बाद अगर इन मान्यताओं में परिवर्तन होता है तो नियम भी काम नहीं करती है। तो मान्यता का ये कहती है कि ये नियम सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता घटती चली जाती है, उससे मिलने वाली जो प्राप्त होने वाली जो बचत है वो भी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वस्तु उपभोक्ता किसी वस्तु को यूज़ करता चला जाएगा लगातार, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट है, मुद्रा की सीमांत तुष्टिकोण स्थिर होना चाहिए। जो मुद्रा से मिलने वाली उपयोगिता है, यानी कि मुद्रा की जो वास्तविक कीमत है, जैसा अभी देखा, एक सेब की कीमत जो है ₹10 था और वो हर बार सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, सीमांत तुष्टिकोण हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का अन्य वस्तुओं से पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। एक भी वस्तु, कोई वस्तु जिसकी हम बचत की बात कर रहे हैं, वो उस वस्तु के बराबर की कोई दूसरी वस्तु मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वस्तु से उपयोगिता कम मिल रही है उपभोक्ता दूसरी वस्तु यूज़ कर लेगा, लेकिन ऐसी कोई वस्तु बाजार में नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तु नहीं होती जिसका प्रयोग जिसके स्थान पर किसी दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट, आय, रुचि, फैशन आदि में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उपभोक्ता की जो मानसिकता है, उपभोक्ता की मन का विचार जो है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। और ये सब अगर बदल गया तो यहाँ पर उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। जब उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा तो उपभोक्ता का बचत भी सिद्धांत सही से काम नहीं करेगा। अब नियम भले ही देखने में अच्छा क्यों ना लगा, उस नियम की कुछ बुराइयां भी होगी, आलोचनाएं भी होगी। सबसे पहले आलोचना ये है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर जो बचत किया गया है, ठीक है ना, ये जो बचत का जो सिद्धांत दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में, संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो उपयोगिता का संख्यात्मक रूप में, तुष्टिकोण का संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाए। अब भाई एक चीज़ समझिए, आप मार्केट में गए शर्ट खरीदने और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना रुपए तक देने, चलो एक अनुमान लगा भी ले, उसकी उपयोगिता इतनी है, आप कैसे पता कर पाएंगे? तो उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस नियम के अंतर्गत माना गया है। ये एक काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक मतलब मन के भ्रम उत्पन्न करता है कि इसमें कई सारी चीज़ें माना गया है कि आय, रुचि में बदलाव नहीं होना चाहिए। भाई ये तो बदलता रहता है, इसको उपभोक्ता के ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते कि ये नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। ये एक स्थिर कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को यहाँ पर स्थिर माना जाता है, लेकिन उपभोक्ता की, क्योंकि उपयोगिता मन से जुड़ा हुआ है, जिसको स्थिर नहीं किया जा सकता। जीवन रक्षा तथा अत्यंत विलासिता के साथ यह धारणा लागू नहीं होती। जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मजबूरी भी सही, अधिक से अधिक पैसा लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विलासिता वस्तुएं, लग्जरी आइटम्स, उसके लिए उपभोक्ता बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब यहाँ पर उसकी उपयोगिता नहीं होगी क्या? ठीक है ना। जो डायमंड है, जितना महंगा होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं या फिर दूसरी चीज़ों है, अति आवश्यक वस्तु है, नमक है, कीमत चाहे जितने भी हो, लोग उसका उपयोग करेंगे। ऐसे में ये नियम वहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा। उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील है।
उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील का मतलब होता है क्योंकि उपयोगिता बदलती रहती है, कभी उपयोगिता बढ़ जाती है, कभी उपयोगिता घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत भी बदलती रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रह सकती है। ये नहीं कह सकते हम ये हमेशा घटती हुई नजर आएगी, ये बढ़ भी जाएगी घट भी जाएगी, कुछ भी पॉसिबल है। बचत का मापन नहीं किया जा सकता। अगर आप उपयोगिता के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हम उपयोगिता को मापना संभव नहीं है, तो उपयोगिता का माप जब संभव नहीं होता है तो उसको बचत भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट है उपभोक्ता को संपूर्ण मांग सारणी का ज्ञान नहीं होना। एक उपभोक्ता को अपनी मांग की संपूर्ण सारणी ज्ञात नहीं, उपभोक्ता को पता ही नहीं होता है कि वास्तव में उसकी मांग की सारणी बनाई जा सकती है अलग अलग कीमत पर। वो मार्केट में जाता है, चीज़ों के रेट तय करता है और पेमेंट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि किस कीमत पर कितना सामान हमें मिल सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, एक उपभोक्ता उस पर उतना नज़र नहीं डालता है। तो इसकी कुछ आलोचना है कि ये नियम क्यों काम नहीं कर सकती, वास्तविक दुनिया में ये नियम क्यों पॉसिबल नहीं है, मार्शल का ये जो नियम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आने वाले हर वीडियोस आपको मिलता रहे। और उसके लिए जो ये पर घंटा है ना, ये घंटा दबा दीजिए। घंटा दबाने से आपको हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।